तो गुड मॉर्निंग सर। नया चैप्टर स्टार्ट किया था जी अमीन्स। तो कल हमने उसमें मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखे थे। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें कुछ नेमिंग रिएक्शंस बताए थे कि मैं अमीन्स को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, उसमें मैंने आपको गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बताया था, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बताया था। ठीक है, और एक मेथड बताया था मैंने, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। राइट, नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करवा के मैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी मैं क्या बना सकता हूँ, अमीन्स बना सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका था आपके साथ। तो आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस अमीन्स के, है ना। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात होगी बेसिक कैरेक्टर की। ठीक है जी, व्हाट डू मीन बाय बेसिक कैरेक्टर। देखो मैं आपको पहले ये क्लियर करता हूँ, जो एमीन्स होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। क्यों बेसिक नेचर की होती हैं? अगर आप इन जनरल अमीन देखोगे तो RNH2 इज योर एमीन। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब मैं किसी एमीन का रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाता हूं, ठीक है, अगर ये बेसिक नेचर के हैं तो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसमें क्या बनता है? जब मैं किसी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाता हूं जी, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? उसमें एक सॉल्ट बनता है। तो यहां पर भी जब मैंने एमीन का रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवा के देखा तो मेरे को क्या देखने को मिला? सब्स्टिट्यूटेड सॉल्ट। ठीक है, तो यहां से ये चीज प्रूव होती है कि एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये क्या बना? दिस इज योर सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो देखो, जो इसका बेसिक करैक्टर है वो गैस फेज में अलग होता है और लिक्विड फेज में अलग होता है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि जो एमीन्स का बेसिक करैक्टर होता है वो गैस फेज में अलग होता है और लिक्विड फेज में अलग होता है, या एक्वस फेज में अलग होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं बेसिक करैक्टर ऑफ अमीन्स, बेसिक करैक्टर ऑफ एमीन्स इन गैस फेज, इन गैस फेज। अब आपके अकॉर्डिंग क्या ट्रेंड आना चाहिए यहाँ पे? देखो, मैं तीन तरह की अमीन आपके सामने लिखता हूं। देखो, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ मैंने तीन एल्काइल ग्रुप लगा दिए। ठीक है जी, एक अमीन मेरे पास ये है, दिस इज 3 डिग्री अमीन। ठीक है जी, और एक अमीन मेरे पास ये है, दिस इज 2 डिग्री अमीन। और एक अमीन मेरे पास ये है, दिस इज 1 डिग्री अमीन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आउट ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री, सॉरी, दिस इज योर 1 डिग्री अमीन, है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में कौन सी अमीन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगी? ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, उस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पर जितनी ज्यादा होगी, वो कंपाउंड या वो एमीन उतनी ज्यादा बेसिक होगी। अब यहां पर ध्यान से देखो कि ये CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है। अगर मैं CH3 ग्रुप की बात करता हूँ जी, तो ये CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? बहुत बार आपको बात बताई है कि CH3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और अगर ये इस नाइट्रोजन के साथ लगा है, तो दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस नाइट्रोजन एटम। अगर नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इट मींस कि लोन पेयर को देने की एबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी। तो अगर लोन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी तो मतलब टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक। मोर, है ना। क्योंकि यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर केवल और केवल दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं और यहाँ पर केवल और केवल
एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो केवल और केवल मैं प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से ये चीज बोल सकता हूं कि गैस फेज में टर्शरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन अमोनिया। ठीक है जी। तो क्या आपको ये ऑर्डर क्लियर हुआ? गैस फेज में क्या ऑर्डर रहता है? गैस फेज में हमारे पास जो ऑर्डर रहता है वो रहता है 3 डिग्री अमीन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। क्या आपको ये बात क्लियर हुई सबको? ओके। दूसरी बात क्या है, अगर एक्वस फेज की बात करता हूं तो वहां पर बहुत सारे इफेक्ट जो है वो साइमल्टेनियसली रोल प्ले करने लग जाते हैं। जैसे वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट तो रोल प्ले करता ही है, विद अलोंग विद इंडक्टिव इफेक्ट स्टीरिक इफेक्ट एज वेल एज सॉल्वेशन इफेक्ट भी वहां पर काम करता है। ठीक है। तो वो आपको कैसे याद रखना है उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर of amines in aqueous phase, in aqueous phase। अगर एक्वस फेज की बात करता हूं, अब देखो एक्वस फेज में जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है, देखो वो अलग अलग ऑर्डर आता है। अगर मैं जो एल्काइल ग्रुप लगाऊंगा, मिथाइल लगाऊंगा, तब ऑर्डर कुछ और आएगा। अगर इथाइल लगाऊंगा तो ऑर्डर कुछ और आएगा। ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि दोनों में एल्काइल ग्रुप कौन सा बड़ा है? मिथाइल बड़ा है कि इथाइल बड़ा है? इथाइल। इथाइल। ठीक है। तो यहां पर जो ऑर्डर आता है इथाइल अमीन में वो आता है आपके पास 2 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। मैंने इसको कैसे याद रखा है मैं आपको वो बता देता हूं। देखो दो नंबर है, एक नंबर है 231 अमोनिया, 231 अमोनिया, और दूसरा है 213 अमोनिया। ठीक है। तो जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उसके लिए बड़ा नंबर चलेगा। मतलब अगर इथाइल ग्रुप की बात करता हूं तो जो डाई इथाइल एमीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगी, देन ट्राई इथाइल अमीन, देन इथाइल अमीन। और अगर मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डाई मिथाइल अमीन, देन इथाइल अमीन, देन ट्राई इथाइल, सॉरी ट्राई मिथाइल अमीन। मैं लिख के बता देता हूं आपको ये। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको इथाइल में ऑर्डर बताया 213 अमोनिया, तो देखो C2H5 इज योर इथाइल ग्रुप, ये दो लगा दिए और ये NH लिख दिया, दिस इज योर डाई इथाइल एमीन, है ना? ये 2 डिग्री है ना? तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगी। उसके बाद आएगा 3 वाला। तो 3 वाला कैसे लिखूंगा? C2H5 थ्राइस और नाइट्रोजन। फिर आएगा 1 वाला, 1 वाला कैसे लिखूंगा जी? C2H5 NH2। और लास्ट में क्या आ जाएगा? यहां पर लास्ट में आ जाएगा आपके पास अमोनिया। तो दिस इज द ऑर्डर। याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। 231 अमोनिया। सर ठीक है। स्क्रीन हैंग हो रही है। समझ हो रहा है? और फिर से डार्क हो गई है। 1 मिनट में फिर से ज्वाइन करती हूँ, मेरी तरफ से कुछ लो सर। यहाँ पे ठीक है सर स्क्रीन। ओके मैम, आप फिर से ज्वाइन करें प्लीज। देखो अगर मैं बात करता हूं मिथाइल की, तो मिथाइल छोटा ग्रुप है तो वहां पर नंबर चलेगा छोटा 213। अरे आपने कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों नंबर्स को रिप्लेस करना। देखो 2 2 दोनों में कॉमन है ना? जब इथाइल की बात होगी तो एक नंबर याद रख लो 231, रख लिया याद। उसके बाद क्या करना, आपने 1 को 3 के प्लेस पे कर देना, 3 को 1 के प्लेस पे कर देना, तो मिथाइल के लिए आ जाएगा 213 अमोनिया। ठीक है। राइट। मतलब अगर अगर मिथाइल की बात करता हूं तो ऑर्डर आ जाएगा, वहां पर ऑर्डर आपके पास पहले आ गया सेकेंडरी, फिर आएगा प्राइमरी,
फिर आएगा टर्शरी और फिर आएगा अमोनिया। प्लीज ये बातें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। दिस इज द ऑर्डर। हो जाएगा यार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कल को कि अगर आपको कोई एराइल एमीन दे दे, एराइल एमीन मतलब रिंग वाली एमीन, और आपसे पूछ ले कि एराइल एमीन और अमोनिया में ज्यादा बेसिक कौन है, तो आपका क्या आंसर होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं ही आपसे पूछ लेता हूं कि ये मेरे पास एनिलीन है और ये मेरे पास अमोनिया है। दिस इज योर एराइल एमीन एंड दिस इज अमोनिया। So out of aryl amine or ammonia, which is more basic and why? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये बात? आई थिंक अमोनिया, क्योंकि एनिलिन कंजुगेशन में चले जाए। अमोनिया। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अब देखो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर अमोनिया में है वो कैसा लोन पेयर है? इट इज लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लोकेलाइज्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, इट इज नॉट इन कंजुगेशन, ये यहीं पर ही अवेलेबल है ऑलवेज। जबकि जो एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है इट इज डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का क्या मतलब हुआ? इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज इन्वॉल्व इन कंजुगेशन विद दिस बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसकी अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा नहीं रहेगी, है ना? तो अगर इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा नहीं रहेगी तो ये लेस बेसिक होगा। सो ध्यान रखना, एराइल एमीन्स आर लेस बेसिक देन अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एराइल एमीन्स आर लेस बेसिक देन अमोनिया। आपको ये बात क्लियर हुई? वाई? मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि जो एराइल एमीन में नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, so it is less available for protonation. आई थिंक आपको ये बात अब क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। यस सर। यहां से अगर मान लिया कि आपको 4 ऑप्शंस देके अगर आपसे कल को पूछ ले कि कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, तो आपके दिमाग में ये सारी बातें होनी चाहिए, तभी आप वहां पर एकदम से आंसर दे सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है सबको ये? फिर आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कार्बाइल अमीन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कार्बाइल एमीन टेस्ट, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। अब ध्यान रखना, कल को आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको 4 अमीन्स दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि कौन सी अमीन जो है वो कार्बाइल अमीन रिएक्शन या कार्बाइल अमीन टेस्ट देगी। तो पहले सुन लो कि कौन सी अमीन्स कार्बाइल अमीन टेस्ट देती हैं या रिएक्शन देती हैं। जितनी भी एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स हैं वो सब कार्बाइल अमीन टेस्ट देती। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ऑल एलिफेटिक as well as aromatic primary amines give carbylamine reaction। होता क्या है इसमें वो देखते हैं। देखो जैसे मैंने 1 डिग्री अमीन ले ली, RNH। ठीक है जी, दिस इज योर 1 डिग्री अमीन। तो होता क्या है कि मैं अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाता हूं। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और साथ में क्या करता हूं, इथेनोलिक सॉल्यूशन लेता हूं, किसका? बेस का। बेस ले लेता हूं KOH।
जो प्राइमरी अमीन और क्लोरोफॉर्म लिया उसको मैं इथेनोलिक एवच के साथ क्या करता हूं, हीट करता हूं। तो यहां पर एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसको मैं आइसोसाइनाइड बोलता हूं। तो मुझे पता लग जाता है कि यहां पर क्या है, 1 डिग्री अमीन है। So this is your foul smelling isocyanide। ठीक है जी। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनता है जिससे ये कंफर्मेशन हो जाती है कि जो अमीन है वो 1 डिग्री अमीन है। So this is the reaction। आपको ये बात समझ में आई? यस और नो? अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिलीन कार्बाइल अमीन टेस्ट देगा, यस और नो? यस सर। बिल्कुल देगा जी, बिकॉज एनिलीन इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। तो मैंने क्या लिखा है, ऑल एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन गिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन। क्या इथाइल अमीन देगा? आंसर इज अगेन यस, बिकॉज दिस इज 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। क्या मिथाइल अमीन देगा? आंसर इज अगेन यस, दिस इज 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। आई थिंक आपको ये बात क्लियर है। Okay. देखो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें डाइजोडाइजेशन। ये डाइजोडाइजेशन रिएक्शन मैं वैसे आपको पहले बता चुका हूं, और आपको फिर से बता देता हूं। डाइजोडाइजेशन, इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में मैं एनिलीन का रिएक्शन करता हूं किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर के साथ। और ये जो रिएक्शन होता है ये आइस कोल्ड कंडीशन में होता है। टेम्परेचर इज 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करूं तो 273 से 278 केल्विन पे रिएक्शन होता है। तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको क्या बोलता हूं, दिस इज योर बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइजोडाइजेशन। ठीक है। सो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और उनका स्टेबल होने का रीजन ये है कि वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर है? देखो प्राइमरी अमीन के लिए तो हमने देख लिया कि हम कार्बाइल अमीन रिएक्शन कर सकते हैं, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरोमेटिक है। बट अगर मेरे को अमीन्स का मिक्सचर दिया होगा तब मैं उनको कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा? ठीक है। तो एक रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। आई थिंक आपने सुना होगा, है ना? कई बार ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं जी? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड। अब जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने बना देता हूं। So this is the structure of बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब ये क्या होता है, कहां पर इसका यूज होता है? ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कैसे वो आपको बता रहा हूं। मान लिया कि मैंने इसका रिएक्शन जो है, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और हिंसबर्ग रिएजेंट, इसका रिएक्शन मैंने सबसे पहले करवाया आपका 1 डिग्री अमीन के साथ, RnH2 के साथ, है ना? दिस इज RnH2 एंड दिस इज 1 डिग्री
ठीक है, इसके साथ मैंने इसका रिएक्शन कराया। क्लियर है बात? अब देखो यहां से H बाहर हो जाएगा, यहां से Cl बाहर हो जाएगा और बाकी ये सारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब ये जुड़ेगा तो ये बन जाएगा इस तरीके से, एक H यहां से बाहर हो गया, Cl यहां से बाहर हो गया, तो बच गया NH और R। दिस इज एन एल्काइल बेंजीन सल्फोना एमाइड। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एल्काइल बेंजीन सल्फोना एमाइड। ठीक है, इसी तरीके से मैं सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन भी करवा के बताता हूं। बहुत आसान है ये सब कुछ। ठीक है जी, देखो मैंने अगेन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ले लिया। अब एमीन लूंगा 2 डिग्री, तो लिखूंगा NHR2। HCl बाहर हो गया इस तरीके से, बाकी सब कुछ जुड़ जाएगा। तो जब ये जुड़ेगा जी, तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोना एमाइड। अब 2 लग गए ना ये R ग्रुप, तो लिखूंगा N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोना एमाइड। ठीक है, जबकि टर्शरी अमीन जो है वो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करती। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कौन सी अमीन जो है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करती? नो रिएक्शन। आंसर इज 3 डिग्री अमीन। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन भी करवा के बताया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। सिमिलरली 2 डिग्री का भी बताया और 3 डिग्री का भी बताया। तो 3 डिग्री तो रेस से बाहर हो गई क्योंकि वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती है। ठीक है जी, तो जब मैंने 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाया तो वहां पर मुझे क्या देखने को मिला? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, एंड इट इज सॉल्यूबल इन एल्केली। इट इज सॉल्यूबल इन एल्केली, मतलब जो सॉल्ट ये बना इट इज सॉल्यूबल इन एल्केली, ये बेस में सॉल्यूबल है। जो सेकेंडरी अमीन से सॉल्ट बना इट इज इनसॉल्यूबल इन एल्केली और टर्शरी रिएक्ट ही नहीं करती है। तो हो गई डिस्टिंक्शन। समझ गए जी बात? बेंजीन यू कैन से दैट सल्फोना अमाइड का रिएक्शन जब मैं 1 डिग्री अमीन के साथ करूंगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेस में सॉल्यूबल होगा, जबकि 2 डिग्री के साथ करवाऊंगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेस में इनसॉल्यूबल होगा, जबकि 3 डिग्री अमीन इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, so benzene sulfonamide or commonly known as Hinsberg reagent is used for the distinction between primary, secondary and tertiary amine। क्या आपको ये बात समझ में आई सबको? यस और नो? यस सर। तो यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है, फिर 3-4 रिएक्शन इसमें भी हमें और बचते हैं करने को। क्या सबको ये क्लियर हुआ? दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। यस सर। ओके, यस। चाहे आपसे वो डायरेक्टली हिंसबर्ग रिएजेंट पूछ ले या ऐसा पूछ ले कि कौन सी अमीन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है, या ऐसा पूछ ले कौन सी अमीन जो है जो सॉल्ट बनता है वो बेस में सॉल्युबल होता है, या कौन सा सॉल्ट बेस में इनसॉल्युबल होता है, तो किसी भी तरीके से यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है इसमें फिर ब्रोमीनेशन। तो जैसे मेरे पास ये एनिलीन है, अब मैं जब एनिलीन की ब्रोमिनेशन करवाता हूं, किसके साथ रिएक्शन करवाता हूं? ब्रोमीन वाटर के साथ। दिस इज ब्रोमीन वाटर।
तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? यहां पर देखने को मिलता है 246 triabromo aniline is formed. This is your 246 tribromo aniline is formed along with 3-HBr. Okay. नेक्स्ट है इसमें फिर केमिकल रिएक्शन में इसकी नाइट्रेशन। तो यहां पर नाइट्रेशन में ध्यान रखेंगे कि यहां पर सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। दिस रिएक्शन इज हाईली इंपॉर्टेंट। जब मैं एनिलीन की नाइट्रेशन करवाता हूं, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ HNO3 और H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाता हूं, तो यहां पर ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है और मेटा भी बनता है। यहां पर ऑर्थो भी बनता है, मेटा भी बनता है और पैरा भी बनता है। अब यहां पर जो पैरा बनता है वो बनता है 51%, जो मेटा बनता है वो बनता है 47% और 2% बनता है आपके पास ऑर्थो। कोई बात क्लियर हुई? यस और नो? यस। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सल्फोनेशन। जब मैं एनिलीन की सल्फोनेशन करवाऊंगा जी, देखो दिस इज योर एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाऊंगा H2SO4 के साथ, तो सबसे पहले सल्फोनेशन होगी। सल्फोनेशन में क्या होगा आपको पता है, H2SO4 इज एन एसिड, है ना? तो सबसे पहले यहाँ यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो सॉल्ट टाइप में बन जाएगा इस तरीके से। देखो NH3 पॉजिटिव और साथ में आ जाएगा HSO4 नेगेटिव। ठीक है, दिस इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो जब मैं इसको हीट करूंगा, बहुत हाई टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करवाऊंगा, 453 से 473 केल्विन, तो यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा। वाटर बाहर हो जाएगा तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का मुझे देखने को मिलेगा। दिस इज सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। या सल्फानिलिक एसिड को आप और क्या बोल सकते हो? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और क्या बोल सकते हो इसको आप? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या आपको यहाँ पे क्लियर है? यस और नो? देखो नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, नहीं, है ना? तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एनिलीन डज नॉट अंडरगो
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बता रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। दिस इज योर एनिलीन, ठीक है। एनिलीन क्या है? बेसिक है। और आपको पता है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन होते हैं वो किसके प्रेजेंस में होते हैं? लुईस एसिड की प्रेजेंस में। यस और नो? यस सर। जैसे AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, FeBr3 हो गया। तो जब मैं क्या करता हूं, ये एसिड और बेस का रिएक्शन कराता हूं ना, AlCl3 यहां पर लुईस एसिड है और एनिलीन यहां पर बेस है, तो जब भी एसिड बेस का रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर साल्ट बन जाएगा पहले ही, ठीक है। ये आपस में ही जुड़ जाएंगे, तो सॉल्ट इज फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इट फॉर्म्स salt with anhydrous AlCl3 that is used as a catalyst in your Friedel-Crafts reaction, है ना? क्लियर है जी ये आपको बात? यस। So that's all about chemical reactions, है ना? उसमें chemical reaction इतने ही हैं। एक बार इसको अच्छे से देखो जी, अगर कोई डाउट है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन इज, एक है आपके पास मिथाइल अमीन और एक है आपके पास डाइमिथाइल अमीन। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश दीज अमीन्स? मिथाइल अमीन और डाइमिथाइल अमीन में आप कैसे डिस्टिंक्शन टेस्ट करें? सुजेस्ट योर आंसर्स, बताओ जी। आज की क्लास में ही बताया। रिएजेंट से। हाँ हाँ, हिंसबर्ग रिएजेंट से कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो 1 डिग्री अमीन होगा उससे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या सॉल्ट बनेगा? इसमें बन जाएगा एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज सॉल्युबल इन एल्केली, और दूसरे से बनेगा एन डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज इनसॉल्युबल इन एल्केली। हो गया डिस्टिंक्शन टेस्ट, ठीक है जी बात? यस सर। तो आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगा, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये कल चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बट काम का चैप्टर है बहुत, इसमें फालतू की बातें नहीं है जी, है ना? जो भी है इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आप इसको रिवाइज कर लें। अगर कोई डाउट है आज की क्लास में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये भी स्पेसिफिकली याद रखना कि गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहता है और एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहता है ना? और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो एराइल अमीन होती है वो अमोनिया के कंपैरिजन में लेस बेसिक होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज delocalized और इट इज इन्वॉल्व इन कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो अगर वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है तो मतलब वो नाइट्रोजन के ऊपर उसकी अवेलेबिलिटी ऑल द टाइम नहीं हो पाएगी, जिस वजह से वो लेस बेसिक है, ठीक है। फिर मैंने आपको कार्बाइल अमीन रिएक्शन बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि जितने भी प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन होंगे वो कार्बाइल अमीन टेस्ट या कार्बाइल अमीन रिएक्शन देंगे। उसमें क्या करते हैं हम, 1 डिग्री अमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस आइसोसाइनाइड बनता है। फिर मैंने डाइजोडाइजेशन बताई, फिर हिंसबर्ग रिएजेंट बताया।
ब्रोमिनेशन बताई, नाइट्रेशन बताई, सल्फोनेशन बताई, और ये बताया कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये क्यों नहीं दे पाते। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो फिर डाइज़ोनियम सॉल्ट जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।